मेरा बेटा रामू कब आएगा मुझे लेने? क्या वो मुझे भूल गया है? मैं कैसे रहूंगी अकेले इस बुढ़ापे में? अब यही अचार मेरा जीने का सहारा है। लगता है अब पूरी जिंदगी इसी आम के अचार के भरोसे जिंदा रह पाऊंगी। गर्मी की तपती दोपहर थी। तालाब के किनारे बनी छोटी सी जर्जर झोपड़ी में रहने वाली बिनाबाई अपने कंधे पर पुराना सा झोला टांगकर धीरे धीरे घर से निकल रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पेट पालने की मजबूरी, लेकिन आंखों में खुशी थी कि वह मेहनत करती है, किसी से मांगकर नहीं खाती। वह जंगल में जाकर कच्चे आम तोड़ती, उनसे अचार बनाती और गांव में बेचकर अपना गुजारा करती थी। तालाब के दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर एक और झोपड़ी थी। वहां रहती थी मंगली। मंगली भी बुढ़िया ही थी, लेकिन स्वभाव से बहुत चालाक और जलन से भरी हुई। दोनों के बीच बिल्कुल जमती नहीं थी। हमेशा कुछ ना कुछ मंगली ताना मारती रहती थी बिनू को, इसलिए बिनू भी कुछ ना कुछ उसको बोलकर चिढ़ाती रहती थी। अब यह था कि अगर एक दूसरी को देख ले तो चेहरा फेर लेती थी। उस दिन जब बिनू जंगल से आम तोड़कर ला रही थी, तभी मंगली आंगन में बैठी बिनू को आम लाते देख वह मन ही मन बड़बड़ाई, फिर से आम तोड़कर ला रही है, यही तो कमाई का जरिया है इसका, अगर ये ना रहे तो इसका क्या होगा। ये सब बातें बिनू सुन लेती हैं और चिढ़ाते हुए बोलती हैं, अचार बनाऊंगी, आम का अचार बनाऊंगी, जलने वालों को और जलाऊंगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हमेशा दिखाती रहती है। जा रही हूँ, पेड़ में और आम है, उसे भी तोड़ लाती हूँ, वरना मंगली देख लेगी तो सब तोड़ लेगी। अचार बनाऊंगी, हरे हरे आम का अचार बनाऊंगी और उसे गांव में बेचूंगी। अच्छा, तो ये बिना बुढ़िया मुझसे छुपकर आम तोड़ने जा रही है। हर साल आम का अचार बनाती है, मगर मुझे एक भी चखने नहीं देती है। ये बुढ़िया हर साल आम का अचार बनाकर बेचती है, इसकी सारी अचार बिक जाती हैं और मेरी अचार कोई पूछता भी नहीं। उधर बिनू जंगल में आम तोड़ने जा रही थी। देखती हूँ ये बिनू बुढ़िया कहाँ से आम तोड़ कर लाती है, जो इतना अच्छा अचार बनता है इसका। मैं भी वहीं से लाऊंगी। और मंगली छुप के उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच गई और पास की झाड़ी में छुप गई। बिनू कच्चे कच्चे आम तोड़ने लगी। हरे हरे कच्चे आम शाखाओं पर लटके हुए थे। जैसे ही वह आम तोड़ने लगी, अच्छा, तो ये बिनू यहाँ से रोज आम तोड़कर ले जाती है। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला। बिनाबाई रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इस झाड़ी में कौन है? कौन छुपा है झाड़ियों में? उधर मंगली को लगा शायद मेरे यहाँ जंगल में छिपने का पता लग गया है बिनू को। अरे, लगता है बिनू को पता चल गया कि मैं यहाँ छुपी हूँ। भाग जाती हूँ यहाँ से, उसके आने से पहले। लेकिन बिनू को जंगल में कोई और ही मिला। उसने देखा एक लगभग 12 साल का दुबला पतला लड़का फटे कपड़ों में डरा सहमा कांपता हुआ बैठा था। अरे बिटवा, कौन हो तुम और यहाँ इस जंगल में क्यों छुपे हो? आओ यहाँ मेरे पास। दादी, मेरा यहाँ कोई नहीं है। मैं अपने नानी के साथ मेला देखने आया था और मैं रास्ता भटक गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। मेरे माता पिता नहीं है। मैं बचपन से अपने नानी के घर ही रहता हूँ, लेकिन मैं गुम हो गया था। अब मैं कहाँ जाऊँ? इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने नानी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वह सिसकने लगा। बिनू का दिल पिघल गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, तुम्हारे गांव का नाम क्या है बेटा? रामू ने सिर झुका लिया। दादी, मुझे गांव का नाम भी नहीं पता, नानी का नाम भी नहीं पता। बिनू कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में भी नमी आ गई। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, मेरा नाम रामू है बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मुझे ही अपनी नानी या दादी कहोगे, ठीक है? उसने सिर हिला दिया। ठीक है। चलो रामू, पहले हम कच्चे आम तोड़ लेते हैं, फिर घर चलेंगे। दोनों ने मिलकर ढेर सारे कच्चे आम इकट्ठा किए और फिर धीरे धीरे हंसते बोलते अपने झोपड़ी की ओर लौट आए। चलो घर चलते हैं। देखो बेटा रामू, आ गया हमारा घर। ये रहा हमारा घर। तालाब के दूसरी ओर झोपड़ी के खिड़की से मंगली यह सब देख रही थी।
जैसे ही उसने बिनाबाई के साथ उस लड़के को देखा, अब उसकी ये भौहें बुढ़िया सिकुड़ गईं। किसको अपने साथ ले आई? पता लगाना पड़ेगा, कौन है ये लड़का? ये किसका बच्चा उठा लाई? काम करवाने के लिए। पहले अकेली थी, अब इसे ले आई अपने साथ। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। मुझे तो कोई नहीं मिला मदद करने वाला, और ये देखो कैसे आराम से काम करवा रही है। उधर बिनाबाई की झोपड़ी में पहली बार खुशी की हल्की सी रोशनी आई थी। रामू ने घर के बाहर बैठकर बिनू के साथ आम का अचार बनाने में मदद करता, और वह भी सीखता अचार बनाना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मंगली के मन में उठी ये जलन आगे चलकर कुछ ऐसा रूप लेगी जो उनकी इस छोटी सी खुशियों भरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। दिन बीतते गए और बिनाबाई की सूनी झोपड़ी अब जैसे घर बन गई थी। रामू सुबह सुबह उठता, तालाब से पानी भर लाता, लकड़ियां इकट्ठी करता, फिर बिनाबाई के साथ बैठकर कच्चे आम काटता, मसाले मिलाता और अचार तैयार करता। बिनाबाई उसे हर काम प्यार से सिखाती। देख बेटा, नमक जरा ठीक से डालना, ऐसे धीरे धीरे मिलाते हैं ताकि मसाले अच्छे से लग जाएं। और तुम भी सीख लो, बाद में काम आएगी। रामू मुस्कुराकर कहता, हाँ दादी, मैं सब सीख जाऊंगा। धीरे धीरे अचार ले लो, दोनों की मेहनत घर रंग का लाने बना लगी। खट्टा मीठा पहले जहां अचार, बिनाबाई का अचार मुश्किल से बिकता था, ताजा अचार ले लो। अब गांव में लोग खुद आकर पूछते, बिनाबाई तुम्हारा अचार है क्या? बहुत स्वाद आता है। कमाई भी बढ़ने लगी। झोपड़ी में अब भूख से सोने वाले दिन कम हो गए। बिनाबाई रामू को अपने बेटे की तरह प्यार करती। कभी उसके लिए गुड़ की रोटी बनाती तो कभी उसे गोद में सिर रखकर सुला देती। रामू भी उसे सच्चे दिल से दादी मां मान चुका था। लेकिन तालाब के उस पार बैठी मंगली यह सब रोज देखती और हर दिन उसकी जलन बढ़ती जाती। वह मन ही मन सोचती, पहले तो ये बुढ़िया भूखी सो जाती थी, इसके अचार भी उतने नहीं बिकते थे, और अब देखो, अब भी सारी अचार नहीं बिकती, फिर भी कितनी खुश रहती हैं, सिर्फ उस लड़के की वजह से। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। एक दिन मंगली ने मौका देखकर रामू को अकेले में बुलाया। वह मीठी आवाज में बोली, अरे रामू बेटा, इधर आओ, तुम बहुत मेहनत करते हो, पर क्या तुम्हें पता है ये बिनाबाई तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? रामू चौंक गया। क्या मतलब? मंगली ने चालाकी से कहा, वो तुमसे काम करवाती है और खुद बैठकर तुम्हारा कमाई खाती है। तुम्हारा कोई अपना नहीं है ना, इसलिए। रामू की आंखों में एक पल के लिए सवाल आया, लेकिन अगले ही पल वह सीधा खड़ा हो गया। बस, मैं अपनी दादी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। उसने सख्त आवाज में कहा, बस एक शब्द भी मत कहना मेरी दादी मां के खिलाफ। मंगली चुप हो गई। रामू आगे बोला, वो ही मेरी सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे मुश्किल समय में सहारा दिया। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मंगली की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी चालाकी उस दिन काम नहीं आई, लेकिन उसके मन की आग अब और भी भड़क चुकी थी। उधर समय धीरे धीरे बीतता गया। छोटा सा रामू अब बड़ा होने लगा। उसकी कद काठी मजबूत हो गई, चेहरे पर आत्मविश्वास आने लगा, और बिनाबाई के साथ उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया। उधर बिनाबाई और भी बूढ़ी हो गई थी। हाथ कांपने लगे थे, आंखें धुंधली पड़ने लगी थी, लेकिन दिल में एक ही चिंता थी, मेरे रामू की शादी। रात को चूल्हे के पास बैठकर वह अक्सर सोचती, पता नहीं मेरे रहते रहते इसका घर बसा भी पाऊंगी या नहीं। कई जगह उसने लड़कियां देखी, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। कभी लड़की वाले मना कर देते तो कभी बिनाबाई को ही कोई पसंद नहीं आती। एक दिन दोपहर के समय जब बिनाबाई आंगन में बैठी थी, तभी मंगली धीरे धीरे उसके पास आई। आज उसके चेहरे पर अजीब सी मिठास थी। वह बोली, अरे बिनू, सुना है तू रामू की शादी को लेकर बहुत परेशान है? बिनाबाई ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मंगली मुस्कुराई, अरे दुश्मनी अपनी जगह, पर मैं भी तो तेरी जैसी बूढ़ी औरत हूं, तेरा दुख समझ सकती हूं। बिनाबाई चुप रही। उसे मंगली की बातों पर भरोसा नहीं था। मंगली फिर बोली, मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत ही अच्छी, सीधी सादी, संस्कारी, घर के काम में निपुण। अगर तू चाहे तो मैं बात चला दूं। बिनाबाई तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे तेरी पसंद की लड़की नहीं चाहिए। उसकी आवाज में साफ इनकार था। लेकिन मंगली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह और मीठी आवाज में बोली, अरे
पहले देख तो ले, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। लड़की सच में बहुत अच्छी है, गरीब है पर दिल की साफ है, रामू के लिए बिल्कुल सही रहेगी। बिनाबाई थोड़ी असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, कई जगह देख चुकी हूं, कहीं बात नहीं बनी। अगर ये सच में अच्छी लड़की बता रही है तो एक बार देख लेने में क्या। मंगली ने तुरंत मौका भांप लिया। वह बोली, बस तू हां कर दे, मैं कल ही उसे यहां ले आऊंगी। बिनाबाई ने धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, एक बार देख लेंगे। मंगली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा था। वह मन ही मन बोली, अब खेल शुरू होगा। उधर रामू को जब यह बात पता चली तो वह थोड़ा चुप हो गया। वह बोला, दादी आप जिसे ठीक समझें। बिनाबाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकती बेटा। रामू मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि मंगली जो लड़की लाने वाली है वो सिर्फ एक बहू नहीं, एक नई मुसीबत लेकर आने वाली है। रामू की शादी आखिरकार उसी लड़की से हो गई जिसे मंगली ने सुझाया था। शादी बड़े सादे तरीके से हुई। शादी के बाद शुरू में तो सब ठीक लगा। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। लेकिन कुछ ही दिनों में उस लड़की का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह दिल से बिल्कुल अच्छी नहीं थी। हर बात पर चिड़चिड़ाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उसका रोज का काम बन गया। और सबसे बड़ी बात, मंगली अब रोज रोज उसके घर आने लगी। धीरे धीरे वह बहू के कान भरने लगी। अरे बेटी, तुझे पता है क्या, ये बिनाबाई तेरी सगी नानी नहीं है, ये तो रामू को कहीं से उठाकर लाई थी। बहू यह सुनकर चौंक जाती और उसके मन में शक पैदा होने लगता। मंगली यही नहीं रुकी, वह आगे बोलती, देख ये बूढ़ी दिन भर बैठी रहती है, बस खाती रहती है, काम कुछ नहीं करती। अब बहू के दिल में बिनाबाई के लिए नफरत भरने लगी। वह उसे ताना मारने लगी, दिन भर बैठी रहती हो, काम तो कुछ करती नहीं, खाना भी ठीक से नहीं देती थी, कभी देर कर देती तो कभी कम, क्या करती हो, बस बैठी रहती हो। ये शब्द हर दिन बिनाबाई के कानों में चुभने लगे। बिनाबाई सब समझती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी, बस चुपचाप सहती रहती। आंखों में दर्द था लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं। कुछ ही दिनों बाद रामू अचार बेचने के सिलसिले में दूर गांव चला गया था। जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था, सुनो, दादी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसके जाते ही घर का माहौल और बिगड़ गया। रामू की पत्नी के पास अब रोज मंगली आने लगी थी और वही जहर धीरे धीरे उसके कानों में घोलती रही। देख, ये बिनाबाई तो तुझे बोझ समझती है। बहू का दिल पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन गुस्से में आकर उसने वह कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह चिल्लाई, बस बहुत हुआ, निकलो यहाँ से, मुफ्त में बैठे बैठे सिर्फ खाती रहती हैं। और उसने बिनाबाई को घर से बाहर कर दिया। बिनाबाई की आंखों में आंसू थे, कांपते हाथ, टूटा हुआ दिल। वह कुछ बोल भी नहीं पाई, बस धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकल गई। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। बिनाबाई बिना कुछ कहे चुपचाप गांव से निकल गई। रास्ता लंबा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन कदम चलते जा रहे थे। वह जाकर नदी के किनारे पहुंच गई। बिनाबाई रोते हुए नदी किनारे बैठ गई और सोचने लगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब कहाँ रहूंगी मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसे नदी किनारे बड़े बड़े कच्चू के पौधे का पत्ता दिखाई दिया और बिनू ने सोचा, क्यों ना इन बड़े बड़े कच्छू के पत्तों से ही अपना घर बना लूं रहने के लिए। बड़े बड़े पत्तों से और कुछ सूखी लकड़ियां जोड़कर छोटा सा झोपड़ी बना लिया ताकि बारिश और हवा से बच सके। वही उसका नया घर बन गया। अब बिनाबाई फिर से अकेली थी, लेकिन इस बार दर्द और भी गहरा था। वह फिर से कच्चे आम इकट्ठा करती, अचार बनाती और नदी किनारे बैठकर बेचती। लोग आते, खरीदते और वह किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन वह चुपचाप बैठकर आसमान की तरफ देखती और आंखों से आंसू बहते रहते। मेरा बेटा रामू कब आएगा मुझे लेने? क्या वो मुझे भूल गया है? मैं कैसे रहूंगी अकेले इस बुढ़ापे में? दिन बीतते गए, महीने बीत गए और एक दिन रामू वापस गांव लौटा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी,
लेकिन घर पहुंचते ही वह रुक गया। घर खाली था। दादी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे नहीं पता कहाँ गई वो बुढ़िया। दादी का ख्याल नहीं रख सकती थी तुम? कहाँ गई दादी? आपने मेरी दादी को देखा है कहीं? तुम्हारी दादी को गांव वालों ने बताया। तुम्हारी बीवी ने घर से निकाल दिया है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं और दादी, वह तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा। आप कहाँ हैं? दादी, आप कहाँ हैं? दादी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? चलो घर चलो। नहीं बेटा, अब यही मेरा घर है। यहाँ से कहाँ जाऊंगी? दादी, मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है। नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। तुम अपने घर जाओ और खुश रहो। नहीं दादी, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो दादी, घर चलो। चलिए। तुमने मेरी दादी को उनके ही घर से निकाला। अब तुम यहाँ से निकलो। ये दादी का घर है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। ये इसका भी घर है। कहाँ जाएगी? मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना रामू को पता चल गया कि ये सब मेरा किया धरा है तो क्या होगा।